नमस्कार दोस्तों, सल्तनत काल के अंतर्गत हम लोग तुगलक वंश का अध्ययन कर रहे थे। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इब्न बतूता के बारे में सबसे पहले जानेंगे। आप लोगों ने सुन रखा होगा इब्न बतूता का नाम, काफी चर्चित और प्रसिद्ध व्यक्तित्व था इब्न बतूता। तो एक एक करके इब्न बतूता के बारे में कुछ खास पॉइंट्स जानते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहली बात इब्न बतूता के बारे में, पहली बात यह है कि इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया हुआ था। और किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया हुआ था। तो एक प्रश्न यहां से निकल करके आता है कि इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में भारत आया हुआ था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया हुआ था, पहली बात। दूसरी बात इब्न बतूता के बारे में, ये इब्न बतूता कौन था? ये इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था, और अफ्रीकी यात्री था लेकिन ये मोरक्को मूल का था। यानी इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। दूसरी बात इब्न बतूता के बारे में, तो इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। तो ये एक बात हो गई इब्न बतूता के बारे में। दूसरी बात देखिए इब्न बतूता के बारे में यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसी इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया हुआ था, और ये दिल्ली के काजी पद पर 8 वर्ष तक रहा था। यही इब्न बतूता दिल्ली के काजी पद पर 8 वर्ष तक रहा था, और इस इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली का काजी नियुक्त किया हुआ था। दूसरी बात इब्न बतूता के बारे में। तीसरी बात देखिए इब्न बतूता के बारे में क्या है। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दूत बना करके चीन भेजा हुआ था। यह भी प्रश्न एक बार पूछा गया है कि किस शासक ने इब्न बतूता को अपना दूत बना करके चीन भेजा हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा हुआ था। या दूसरे तरीके से प्रश्न अगर बनेगा तो इस प्रकार से बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बना करके किस देश में भेजा था? तो चीन देश में भेजा था। इस तरीके से इससे प्रश्न बन चुका है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए इब्न बतूता के बारे में। चौथा पॉइंट देखिए इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है किताब उल रेहला। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक, कई छोटी छोटी परीक्षाओं में भी पूछी गई है। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? किताब उल रेहला। रेहला का अर्थ क्या होता है? रेहला का अर्थ होता है सफरनामा। और इस किताब उल रेहला में किसका वर्णन किया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक की घटनाओं का ही वर्णन इस किताब उल रेहला में देखने को हमें मिलता है। एक बात यह हो गई। अगली बात देखिए, जानते हैं इब्न बतूता के बारे में। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नवीन स्वर्ण सिक्का जारी किया हुआ था। जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था तब मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नवीन स्वर्ण सिक्का जारी किया हुआ था, और इस नवीन स्वर्ण सिक्के को इब्न बतूता ने दीनार कहकर के संबोधित किया हुआ था, दीनार कहा था। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। अब देखिए, एक प्रश्न और बनता है इब्न बतूता के बारे में, पूछा भी गया है एग्जाम में। प्रश्न यह बना था कि सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने किया हुआ है? तो सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन जो है वो इब्न बतूता ने ही किया हुआ है। यह तथ्य भी इब्न बतूता के बारे में याद रखेंगे। अब देखिए, इब्न बतूता के संदर्भ में एक तथ्य कहा जाता है कि इब्न बतूता ने क्या किया था? इब्न बतूता ने अपने जीवन के 30 वर्ष यात्रा में व्यतीत किए थे। बहुत बड़ी बात कि इब्न बतूता ने अपने पूरे जीवन के 30 वर्ष लगभग यात्रा में ही व्यतीत किए हुए थे। और इसने यात्रा कहां कहां की हुई थी? देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का पूर्वी गोलार्ध और एक पृथ्वी का पश्चिमी गोलार्ध। तो जो पृथ्वी का पूर्वी गोलार्ध है उसके विस्तृत भूभाग
की यात्रा की हुई थी, यानी पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा इसने की हुई थी इब्न बतूता ने। और इस दौरान इसने लगभग 44 देशों की यात्रा की थी। कितने देशों की यात्रा की थी? 44 देशों की यात्रा की हुई थी और लगभग यह 73,000 मील चला था। यानी इस यात्रा में वो कितना चला? लगभग 73,000 मील यह चला हुआ था इब्न बतूता। तो इस प्रकार से इब्न बतूता एक प्रसिद्ध यात्री था, एक अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को मूल का था। और देखिए इस इब्न बतूता को क्या कहा जाता है? इतना सब इसने अपनी यात्रा में किया हुआ था, इतना घूमा था, इस कारण इसको जो है पूर्व आधुनिक काल में संसार का सबसे बड़ा यात्री कहा जाता है। यानी अगर पूछा जाए कि पूर्व आधुनिक काल में संसार का सबसे बड़ा यात्री किसे कहा जाता है, तो पूर्व आधुनिक काल में संसार का सबसे बड़ा यात्री इब्न बतूता को ही कहा जाता है। तो इतने सारे फैक्ट याद रखेंगे इब्न बतूता के संदर्भ में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अन्य तथ्य जानते हैं। देखिए जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था, तब मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान ही दक्षिण भारत में दो प्रभावशाली स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। यानी दो राज्य दक्षिण भारत में जो कि प्रभावशाली थे, वो स्वतंत्र हो गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासन काल में। वो दो राज्य कौन कौन से थे? पहला राज्य जो था वो था विजयनगर साम्राज्य, जो कि हिंदू संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। दूसरा जो राज्य था वो था बहमनी साम्राज्य, जो कि मुस्लिम संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इस विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पर बस इतना जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही स्वतंत्र हुए थे। इस तथ्य को याद रखेंगे। अब देखिए जब मोहम्मद बिन तुगलक का लगभग अंतिम समय चल रहा था, तो इसके अंतिम समय तक आते आते दक्षिण भारत लगभग पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था, लगभग पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुका था और वहां पर नए नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। तो इसी क्रम में हमने बताया कि दो प्रभावशाली स्वतंत्र राज्य भी थे, एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, ये दो व्यक्ति थे, हरिहर और बुक्का। इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में की हुई थी। एक बात, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो है वो दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की हुई थी। तो ये तथ्य हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को। यहां पर थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा जो है कर ली गई विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में, चूंकि ये दक्षिण भारत के दो प्रभावशाली साम्राज्य थे जो कि स्वतंत्र हुए थे। स्वतंत्र तो लगभग पूरा दक्षिण भारत हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में, तो सबके बारे में नहीं जानेंगे, केवल ये दो प्रभावशाली जो स्वतंत्र राज्य थे इनके बारे में थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा हमने कर ली। अब देखिए एक पॉइंट पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा पहला शासक था जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया हुआ था? यह प्रश्न पूछा गया है। तो दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया हुआ था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में सबसे अधिक विद्रोह हुए थे, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में लगभग 34 विद्रोह हुए थे।
सबसे अधिक विद्रोह अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में हुए थे, लगभग 34 विद्रोह। तो इसी क्रम में सिंध के विद्रोह को दबाने के लिए यह गया हुआ था, और जब वो सिंध के विद्रोह को दबाने के लिए गया हुआ था तब रास्ते में एक स्थान पड़ता है धट्टा। रास्ते में एक स्थान पड़ता है धट्टा, उसी के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी धट्टा के निकट, जब यह सिंध के विद्रोह को दबाने जा रहा था। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी कुछ कार्य किया हुआ था, उनको एक एक करके जानते हैं। देखिए स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसने प्रमुख रूप से 2 कार्य किए हुए थे। पहला कार्य इसने यह किया हुआ था, दिल्ली में आदिलाबाद के किले का निर्माण कराया था। दूसरा कार्य इसने यह किया हुआ था, दिल्ली में ही जहांपनाह शहर की स्थापना की हुई थी। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में 2 कार्य किए। पहला तो दिल्ली में आदिलाबाद के किले का निर्माण, और दूसरा दिल्ली में ही जहांपनाह शहर की स्थापना। यह चीज हो गई मोहम्मद बिन तुगलक के स्थापत्य कला के बारे में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक इतिहासकार हुए हैं बदायूनी, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद एक वक्तव्य दिया। क्या वक्तव्य दिया? यह वक्तव्य दिया कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ऐसा इतिहासकार बदायूनी ने लिखा हुआ है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह कथन किस सल्तनत कालीन शासक के संदर्भ में कहा गया है? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में कहा गया है। इस बात को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए। और अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। आपने देखा कई अभियान चलाए, कई अभियान इसके असफल हो गए। ये बुद्धिमान शासक भी था, ये मूर्ख शासक भी था, रक्त पिपासु भी इसे कहा जाता है, स्वप्नशील भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसको जो है इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण इसी कारण से बताया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो यह बात भी याद रखेंगे कि सल्तनत कालीन का वो शासक जिसे विरोधों का मिश्रण इतिहासकारों ने बताया है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये सारे कथन, ये सारे तथ्य जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने पढ़ लिए। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक बैठता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखिए एक एक पॉइंट जानते हैं। सबसे पहले तो यह जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था। तो देखिए 1351 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। तो 1351 में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के बाद शासन किया फिरोज शाह तुगलक ने। तो 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक इसका शासनकाल है फिरोज शाह तुगलक का। पहली बात। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक ये था कौन, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये फिरोज शाह जो तुगलक था ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। कैसे चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का? देखिए गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक का एक छोटा भाई था, उसका पुत्र था फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रकार से देखा जाए तो रिश्ते में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक चचेरे भाई हुए। तो फिरोज शाह तुगलक कौन था? फिरोज शाह तुगलक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ये एक बात हो गई। अब देखिए इसके बारे में फैक्ट पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में। तो पहला फैक्ट ये पढ़ते हैं कि इसने क्या किया हुआ था कि उलेमा वर्ग की सलाह मानते हुए धार्मिक आधार पर एक इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी।
यानी उलेमा वर्ग की सलाह मानते हुए धार्मिक आधार पर एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करने वाला जो शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। एक बात आगे देखिए, आगे इसने क्या किया हुआ था, उलेमा वर्ग जो था उसको खुश करने के लिए, उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए इसने क्या किया हुआ था, इसने जो पुरी में एक मंदिर है, जगन्नाथ का मंदिर आप जानते होंगे उड़ीसा में, उस मंदिर को इसने लूटा हुआ था और लूटने के बाद इसने जो मंदिर की जो मूर्ति थी उसको समुद्र में फेंक दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए, उलेमा वर्ग जो है वो प्रभावित हो जाए, हम पर खुश हो जाए, ऐसा जो है करने के लिए इसने ये कार्य किया हुआ था। उलेमा वर्ग क्या होता है, उलेमा वर्ग जो है वो इस्लामिक गुरु होते हैं। इस्लामिक गुरुओं को क्या कहा जाता है, उलेमा वर्ग कहा जाता है। उलेमा वर्ग के अंतर्गत आते हैं जो इस्लामिक गुरु होते हैं। तो उन्हीं को खुश करने के लिए इसने पुरी का मंदिर ये लूटा हुआ था और वहां की जो मूर्ति थी उसको इसने समुद्र में फेंक दिया था। एक बात, अगला फैक्ट देखिए, इसने क्या किया हुआ था कि अपने जो सिक्के थे उन सिक्कों पर खलीफा के नाम का अंकन किया हुआ था। खलीफा के नाम का अंकन जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने अपने सिक्कों पर किया हुआ था। फिर आगे देखते हैं क्या था कि खलीफा जो है वो इससे खुश हो गए, भाई सिक्कों पर अंकन वगैरह हो गया, खलीफा को मानने लगा। इसके पहले वाले शासकों ने जो है मना भी कर दिया था, खलीफा स्वयं को कहने लगे थे, तो खलीफा खुश हो गए। तो खलीफा ने इसको एक उपाधि दी हुई थी, किस की उपाधि दी हुई थी, कासिम अमीर उल मोमिनीन। इसको खलीफा ने उपाधि दी हुई थी, उपाधि का नाम क्या था, कासिम अमीर उल मोमिनीन। तो इस उपाधि से जो है खलीफा ने इसको सम्मानित किया हुआ था। एक बात यह हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फिरोज शाह तुगलक क्या था, फिरोज शाह तुगलक जो है वो दासों का बहुत शौकीन था, दास रखने का बहुत शौकीन था। इतना शौकीन था दास रखने का कि सल्तनत कालीन का ये ऐसा शासक था जिसके शासन में सर्वाधिक संख्या दासों की थी। और कितने दास थे, लगभग इसके राज्य में 1.8 लाख यानी 1,80,000 दास हुआ करते थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी संख्या दासों की थी इसके शासनकाल में, 1.8 लाख। तो यह तथ्य हो गया। और इसने क्या किया हुआ था, दासों की देखभाल करने के लिए एक विभाग भी बनाया था। उस विभाग का क्या नाम था, उसका नाम था दीवान ए बंदगान। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, आप लोग जानते भी होंगे कि दासों की देखभाल करने हेतु दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना किसने की हुई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने की हुई थी। तो इस प्रकार हमने दासों के संदर्भ में कुछ तथ्य जो है फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में जाने। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने जो है हिंदुओं को जिम्मी कहा हुआ था, यानी हिंदुओं को जिम्मी कहकर संबोधित करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। एक बात, अगला फैक्ट फिरोज शाह तुगलक के बारे में यह है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला यह पहला शासक था। देखिए इतने शासक हुए, अभी तक ब्राह्मणों पर किसी ने जजिया कर नहीं लगाया था, लेकिन यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो यह बात याद रखेंगे। अब देखिए अगला फैक्ट जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक को कल्याणकारी शासक कहा जाता है, यानी सल्तनत कालीन इतिहास अथवा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कल्याणकारी शासक किसे कहा जाता है, तो सल्तनत कालीन साहित्य अथवा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कल्याणकारी शासक फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कल्याणकारी शासक, क्योंकि इसने निर्माण कार्य के क्षेत्र में और लोक कल्याण के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हुए थे, इसीलिए इसे कल्याणकारी शासक कहा जाता है। निर्माण कार्य के क्षेत्र में इसने क्या क्या कार्य किए हुए थे और लोक कल्याण के इसने क्या क्या कार्य किए हुए थे, ये अभी आगे एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानते हैं कि इसे कल्याणकारी शासक के रूप में देखा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी क्रम में इसने क्या किया हुआ था कि
फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को हटा करके केवल 4 कर लगाए हुए थे। 24 कष्टदायक कर पहले जनता पर लगे हुए थे, इन 24 कष्टदायक करों को उसने हटा दिया था, केवल 4 कर लगाए थे। देखिए कौन कौन से 4 कर लगाए थे। जो पहला कर था तो वो था खराज। पहला कर जो था वो था खराज। ये खराज क्या होता था, ये भूमि कर होता था और ये उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। पहला कर हो गया खराज। दूसरा जो कर था वो था खम्स। खम्स क्या होता था, खम्स जो है वो युद्ध में लूट का माल होता था जो राजा को प्राप्त होता था। खम्स युद्ध में लूट का माल होता था जो राजा को प्राप्त होता था। तीसरा जो कर था वो जजिया कर था। जजिया कर क्या होता है पहले भी बता चुके हैं, फिर एक बार बता रहे हैं। जजिया कर जो था वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर होता था। एक बात। दूसरी बात जजिया कर के संदर्भ में याद रखेंगे कि जजिया कर धार्मिक कर नहीं था। तीसरी बात जजिया कर के संदर्भ में यह याद रखेंगे कि जजिया कर गैर मुस्लिमों से उनकी सुरक्षा और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के एवज में लिया जाता था। अन्यथा की स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें जो है इस्लामिक बनाने की धमकी दी जाती थी। ये 3 फैक्ट जजिया कर के संबंध में याद रखेंगे। अब देखिए चौथा कर क्या था। चौथा कर था जकात। जकात क्या होता था, जकात जो है मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर होता था। जकात मुस्लिमों से लिया जाता था। कितना लिया जाता था, उनकी संपत्ति का 2.5%। उनकी संपत्ति का जो है 2.5% कर जो है वो लिया जाता था मुस्लिमों से। उसको क्या कहते थे, जकात कहते थे। तो ये 4 कर जो है फिरोज शाह तुगलक ने प्रचलित किए हुए थे। 24 कष्टदायक करों को इसने हटा दिया था, खराज, खम्स, जजिया और जकात। तो इन 4 करों को जो है याद रखेंगे। अब देखिए इसने जन कल्याणकारी कार्यों के तहत अनेक कार्य किए हुए थे। इसने क्या किया था, मुस्लिम जो महिलाएं थीं या जो विधवा थीं या जो लड़कियां थीं उनकी मदद करने के लिए इसने एक विभाग बनाया हुआ था। उस विभाग का नाम था दीवाने खैरात। तो प्रश्न पूछा जाता है कि दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना किसने की थी। तो दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की हुई थी और यह विभाग बनाया गया था मुस्लिम महिलाओं की मदद के लिए, विधवाओं की मदद के लिए और लड़कियों की मदद के लिए। पहली बात। दूसरी बात देखिए, यह सल्तनत कालीन पहला शासक था जिसने सबसे पहले खैराती अस्पताल की स्थापना की हुई थी और इस खैराती अस्पताल को कहा क्या जाता था, इस खैराती अस्पताल को दारुल सफा कह करके संबोधित किया जाता था, दारुल सफा कहा जाता था। तो यह पहला सल्तनत कालीन शासक था जिसने ऐसा कार्य यानी खैराती अस्पताल की स्थापना की हुई थी। अगला फैक्ट देखिए क्या था, जन कल्याणकारी कार्यों के तहत। तो जन कल्याण के कार्यों के तहत इसने जो अगला कार्य किया था वो किया था मैरिज ब्यूरो की स्थापना, यानी शादियां करवाने के लिए जो है इसने मैरिज ब्यूरो की स्थापना की हुई थी। और इसने क्या किया हुआ था, देखिए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने का इसने प्रयास किया हुआ था और अधिक से अधिक इसने लोगों को रोजगार भी दिया था और इसी क्रम में इसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की हुई थी। और देखिए क्या किया, और इसने यह किया था कि यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला पहला शासक जो था वो फिरोज शाह तुगलक ही था। अगला तथ्य देखते हैं, निर्माण कार्य के संबंध में इसने अनेक कार्य किए हुए थे। इसी क्रम में इसने क्या किया था कि इसने कई नए नए नगरों की स्थापना की थी। लगभग इसने 300 नए नगरों की स्थापना की हुई थी। प्रमुख नगरों में अगर देखा जाए तो जो फिरोजाबाद हुआ, हिसार हुआ, फतेहाबाद हुआ, जौनपुर हुआ, फिरोजपुर हुआ, तो इन सभी नगरों की स्थापना करने वाला जो शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था। तो अगर इन नगरों से संबंध में प्रश्न पूछा जाए कि फिरोजाबाद की स्थापना किसने की, हिसार की स्थापना किसने की, फतेहाबाद की स्थापना किसने की, जौनपुर की स्थापना किसने की, फिरोजपुर की स्थापना किसने की, तो इन सबकी स्थापना करने वाला शासक जो था वो फिरोज शाह तुगलक था। ऐसे इसने लगभग 300 नवीन नगरों की स्थापना की हुई थी। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के अन्य कार्यों के बारे में जानते हैं जो उसने जनता के कल्याण के लिए किए हुए थे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य फिरोज शाह तुगलक ने जनता के कल्याण के लिए किया हुआ था और
इतना कल्याणकारी कार्य था कि इसी कल्याणकारी कार्य के कारण फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जाना जाता है। क्या इसने महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ था? देखिए इसने क्या किया हुआ था, इसने अपने शासन में जो इसका क्षेत्र था उस क्षेत्र में एक नहरों का बहुत बड़ा जाल बनवाया था। यानी नहरों का बहुत बड़ा जाल बनवाया था। कहने का मतलब यह है कि इसने बहुत सारी नहरें बनवाई हुई थी अपने शासन काल में। इतनी नहरें बनवाई हुई थी कि वो नहरें एक दूसरे को जोड़ती थी जगह जगह पर। तो यानी एक नहरों का जाल बनवाया हुआ था, और नहरों का जाल जब बनवाएगा तो फायदा किसको होगा? जनता को फायदा होगा, क्योंकि जनता उससे क्या करेगी? सिंचाई करेगी, तो उसकी फसल जो है वो बहुत अच्छी होगी, पानी की कमी नहीं होगी फसलों को। तो इस प्रकार से एक नहरों का बड़ा जाल बनवाना फिरोज शाह तुगलक का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, और इस फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल नहरों के बड़े जाल के निर्माण कार्य के कारण जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण फैक्ट को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने नहरों के बड़े जाल का निर्माण कराया हुआ था। तो बहुत सारी इसने नहरें बनवाई हुई थी, उनमें से 5 प्रमुख नहरों के बारे में हम जान लेते हैं। महत्वपूर्ण है नहरें पांचों, तो एक एक करके जानते हैं। देखिए 5 प्रमुख नहरें कौन कौन सी बनवाई हुई थी। पहली नहर जो बनवाई थी वो यमुना से हिसार तक बनवाई थी। याद रखेंगे, जो पहली नहर बनवाई थी इसने वो यमुना से हिसार तक बनवाई हुई थी। और जो दूसरी नहर बनवाई हुई थी इसने वो सतलज से घाघरा तक बनवाई हुई थी। पहली यमुना से हिसार तक, दूसरी सतलज से घाघरा तक, और तीसरी नहर जो थी वो सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक बनवाई हुई थी। सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक तीसरी नहर इसने बनवाई हुई थी। चौथी नहर जो थी वो यमुना से फिरोजाबाद तक बनवाई थी, और जो 5वीं नहर थी वो घाघरा से फिरोजाबाद तक बनवाई थी। तो ये 5 प्रमुख नहरें जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी जनता के कल्याण के लिए, इन 5 नहरों को याद रखेंगे। अब देखिए और इसने एक कार्य क्या किया हुआ था, और एक कार्य इसने ये किया हुआ था कि सबसे पहले यानी सबसे पहला शासक यही था जिसने सिंचाई पर कर लगाया था। और सिंचाई पर कर क्यों लगाया था? क्योंकि इसने नहरें बनवाई थी, तो यह कहता था कि जो किसान, जो व्यक्ति इन शाही नहरों का प्रयोग करेगा उसे कर देना पड़ेगा। और कितना कर देना पड़ेगा? उसको कर जो है वो उपज का 1/10 भाग निर्धारित किया गया। यानी जितनी भी उपज होगी उसका 1/10 भाग सिंचाई कर के रूप में राजकोष में जमा करना होगा। अब देखिए यहां से प्रश्न क्या बनता है, उस कर का नाम पूछा जाता है। सिंचाई कर का क्या नाम था जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया हुआ था? तो उस कर का याद रखेंगे, उस सिंचाई कर का नाम था हक-ए-सर्ब। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हक-ए-सर्ब नामक सिंचाई कर किस सल्तनत कालीन शासक ने लगाया हुआ था? तो वो शासक फिरोज शाह तुगलक था, जिसने हक-ए-सर्ब नामक सिंचाई कर जनता पर लगाया हुआ था। तो इस प्रकार से हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट जाने। उसने जनता के कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए, इनको जाना। तो अब आगे इसी श्रृंखला को नेक्स्ट क्लास में बढ़ाया जाएगा, और फिरोज शाह तुगलक के और जन कल्याणकारी कार्यों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।